डायबिटीज़ क्या है, डायबिटीज़ किस किस किस्म की होती है, किस एज के अंदर कॉमन है, क्या इसमें से कोई कंडीशन डायबिटीज़ की इस तरह की भी है जो कि इंसान की बिल्कुल ठीक हो जाती हो, क्या जीन्स या जेनेटिक्स डायबिटीज़ के ऊपर कोई इम्पैक्ट डालते हैं, आज ये सब कुछ हम इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत इन्फॉर्मेटिव, बहुत एक्सेसिव इंफॉर्मेशन आपको इसमें डायबिटीज़ की मिलेगी। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मारिया है और मेडिकल के शोबे में मेरा 10 साल का तजुर्बा है। डायबिटीज़ या शुगर हम बहुत सुनते हैं, इस लफ्ज़ के से हम बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से अवेयर हैं। हमारी फैमिलीज़ में अक्सर लोगों के एल्डरली घर में मौजूद होते हैं, बुज़ुर्ग मौजूद होते हैं, उसमें से आप सुनते हैं कि किसी न किसी को डायबिटीज़ का मसला होता है। लेकिन अगर मैं आपको ये बताऊं कि डायबिटीज़ का मसला सिर्फ बुज़ुर्गों में ही नहीं बल्कि बच्चों में भी होता है, आपने शायद कभी सुना हो। डायबिटीज़ सिर्फ एक किस्म की नहीं होती, इसमें टाइप 1 डायबिटीज़ होती है, टाइप 2 डायबिटीज़ होती है, डायबिटीज़ इंसिपिडिस होती है, और इसके अलावा इसके अंदर डायबिटीज़ की एक और फॉर्म जो कि ख़वातीन में बहुत कॉमनली पाई जाती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जिसको हम गेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं, उसको भी काउंट किया जाता है। सो डायबिटीज़ टाइप 1 और टाइप 2 के अंदर बेसिक डिफरेंस क्या है? डायबिटीज़ टाइप 1 एक इस किस्म की डायबिटीज़ है जिसके अंदर आपके जिस्म में जो आपका लबलबा होता है या जो आपके पेनक्रियाज होते हैं वो इंसुलिन बिल्कुल नहीं बना रहे होते। ये डायबिटीज़ की वो फॉर्म है जो आपको 40 ईयर्स से पहले होती है या 40 साल की उम्र से कम लोगों के अंदर पाई जाती है। इसके अंदर इंसुलिन एक्सेसिवली क्योंकि बिल्कुल नहीं बन रही होती और आपके पेनक्रियाज बिल्कुल इंसुलिन नहीं बना रहे होते, तो आपको एक्सटर्नली इंसुलिन दी जाती है ताकि आप अपनी लाइफ एक हेल्दी तरीके से गुजार सकें। अब टाइप 2 डायबिटीज़ वो वाली डायबिटीज़ है जो हम अपने बुज़ुर्गों में देखते हैं या यूजुअली अपनी फैमिलीज़ में देखते हैं या किसी एल्डरली पेशेंट में देखते हैं। ये 40 ईयर्स के बाद लोगों को डेवलप होनी शुरू होती है यूजुअली, मोस्ट ऑफ द टाइम्स। इसके अंदर आपका लबलबा या आपके जो पेनक्रियाज हैं वो इंसुलिन तो बना रहे हैं लेकिन इतनी नहीं बना रहे कि जो आपके फूड को ब्रेक डाउन करने में और लिवर और मसल्स के अंदर शुगर को अपटेक कराने में हेल्प करे। अब आप जब भी कोई खाना खाते हैं उसके अंदर डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं, जिस तरह के प्रोटीन का पोर्शन हो गया, कार्बोहाइड्रेट का पोर्शन हो गया। अब कार्बोहाइड्रेट जब ब्रेक डाउन होता है तो उसको नॉर्मल शुगर में या ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। अब ये ग्लूकोज आपको एनर्जी देती है और जो एक्सेसिव ग्लूकोज है वो आपके लिवर और मसल्स के अंदर अपटेक हो जाती है ताकि वो आपको उस टाइम पे एनर्जी दे सके जिस टाइम आप खाना नहीं खा रहे या जिस टाइम आपको उस एनर्जी की ज़रूरत है। अब आपके पेनक्रियाज वो इंसुलिन बनाते हैं जो उस ग्लूकोज को तोड़ के एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करती है या उस ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करके उसको लिवर एंड मसल्स के अंदर अपटेक करवाती है। अब जब आपकी इंसुलिन आपके पेनक्रियाज उतनी नहीं बना रहे जितनी कि आपकी फूड के अंदर कार्बोहाइड्रेट का पोर्शन को ब्रेक डाउन करने के लिए रिक्वायर्ड है, तो आप डायबिटीज़ डेवलप कर जाते हैं। आपके ब्लड के अंदर शुगर लेवल ज़्यादा आने शुरू हो जाते हैं इस वजह से क्योंकि वो लिवर और मसल्स के अंदर अपटेक नहीं हो पा रहे। वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। अब जब आप फिजिशियन के पास जाते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ के अंदर, और ख़ास तौर पे आपकी फ़र्स्ट एक्सपेक्टेशन शायद ये होती है कि आपने अपनी फैमिली में पहले किसी को दवाई यूज़ करते हुए देखा होता है और उसके फ़ौरन बाद कभी फिजिशियन उनको जब दवाइयाँ काम करनी छोड़ जाती हैं, शायद आपने उस फेज़ में उनको देखा होता है कि फिजिशियन उनको स्विच कर देता है इंसुलिन पे और वो एक बिल्कुल हेल्दी लाइफस्टाइल गुजारना शुरू कर देते हैं। तो आपको लगता है कि इंसुलिन इज़ मैजिक, इंसुलिन इज़ अ मैजिकल ड्रग जो शायद हमें भी पहले दिन से शुरू करवा दी जाएगी तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। लेकिन आपका फिजिशियन आपको इंसुलिन रेकमेंड नहीं करता और आप उस फिजिशियन से सेटिस्फाइड नहीं होते और आप एक दूसरा फिजिशियन या एक दूसरा डॉक्टर या एक दूसरा स्पेशलिस्ट चेंज करके देखते हैं जो अगेन आपको यही बताता है कि आपके फिजिशियन की दवाई जो आपने एडवाइस की करवाई हुई है वो बिल्कुल ठीक है आपके लिए इस वक्त। क्यों? क्योंकि जब आप इनिशियल फेजेस के अंदर डायग्नोसिस के बाद जाते हैं अपने फिजिशियन या डॉक्टर के पास, तो आपका लबलबा इंसुलिन तो बना रहा है, आपके पेनक्रियाज इंसुलिन तो बना रहे हैं,
लेकिन हम जब बाहर से दवाई देंगे आपको, तो आपके लिवर और मसल्स के अंदर वो इंसुलिन जो कि शुगर को ब्रेक डाउन कर रही है, वो शुगर आपके लिवर और मसल्स के अंदर अपटेक होनी शुरू हो जाएगी। उस वक्त पे आपको सिर्फ दवाई की ज़रूरत है, आपको एक्सेसिव बाहर से एक्सटर्नल इंसुलिन देने की ज़रूरत नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता शायद डिपेंड करता है, अब ये पीरियड भी बहुत डिपेंड करता है कि कब तक आप इंसुलिन के ऊपर शिफ्ट होंगे। अगर तो आप दवाइयों के साथ और थोड़ी सी लाइफस्टाइल चेंजेस के साथ और थोड़ी सी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ आप एक अच्छा लाइफस्टाइल अडेप्ट कर लेते हैं, तो आप इस पीरियड को बहुत प्रोलॉन्ग कर सकते हैं। मेरे ख़्याल में दुनिया में कोई शख्स ऐसा नहीं है जो अपने आप को रोज़ दिन में सुइयाँ चुभाना पसंद करता हो। एज अ डॉक्टर मैं बिल्कुल पसंद नहीं करूँगी कि मैं दिन में 2 दफ़ा अपने आप को एक सुई चुभाऊँ या एक इंसुलिन जिसकी मुझे ज़रूरत नहीं है उस पर शिफ्ट होके मैं उस प्रिक से शायद बचना ही पसंद करूँ। लेकिन जो पेशेंट होता है वो शायद इसको इस तरह से नहीं देख रहा होता, उसको वो हेल्दी लाइफस्टाइल नज़र आ रहा होता है। अब याद रखें, एक वक्त तक आपके पेनक्रियाज इंसुलिन प्रोड्यूस कर रहे हैं, हमें आपको बाहर से इंसुलिन देने की ज़रूरत नहीं है। जब तक आपके पेनक्रियाज वो थोड़ी अमाउंट भी इंसुलिन की प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम आपको दवाइयों पे चलाएंगे और कोशिश करेंगे कि आप दवाइयों के साथ और थोड़ी सी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ, थोड़ी सी डाइटरी चेंजेस के साथ आप इतना अच्छा अपना लाइफ का स्पैन वो गुजार सकें कि आपका इंसुलिन पे शिफ्ट जो होना है टाइम पीरियड वो डिले से डिले होता जाए। याद रखें, ये एक लाइफ लॉन्ग कंडीशन है। आज अगर आपके पेनक्रियाज को जितना डैमेज है उसको हम रिवर्स नहीं कर सकते आपके पेनक्रियाज के, लेकिन उस डैमेज को हम रोक ज़रूर सकते हैं। किस तरह से? दवाइयों के ज़रिए, आपकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के ज़रिए, आपकी एक्सरसाइज की रूटीन के ज़रिए। अब जब पेशेंट्स को बताया जाता है कि आप वॉक शुरू कर दें, आपकी डायबिटीज़ मैनेज होनी शुरू हो जाएगी या आपकी दवाई का रिस्पॉन्स इतना ज़्यादा बूस्टअप हो जाएगा उसके साथ, तो शायद पेशेंट्स हम पे बिलीव नहीं करते। लेकिन इसके साथ आपकी एक्सरसाइज रूटीन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको दिन में 45 मिनट्स अपनी वॉक के लिए ज़रूर निकालने हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस टाइम वॉक करना पसंद करते हैं। अगर आप एक मॉर्निंग बर्ड हैं, आप सुबह सुबह उठ जाते हैं, तो आपके लिए सुबह का टाइम बेस्ट है। जिस तरह से हमें पेशेंट्स पूछते हैं कि हम किस टाइम वॉक का स्केड्यूल अपना करें, तो जिस टाइम भी आपके पास टाइम है। अगर आपकी रात की रूटीन है वॉक करने की तो आप रात को भी कर सकते हैं, लेकिन आपने 45 मिनट्स स्पेसिफिकली फॉर योर वॉक निकालने हैं। अपनी लाइफ के अंदर ऐसा नहीं है कि आपने मीठा आपका बिल्कुल छूट जाएगा। हम बताते हैं कि मीठे को अवॉइड करें, लेकिन बहुत से मार्केट के अंदर ऑल्टरनेटिव शुगर के अवेलेबल हैं। जिस तरह के आपको बहुत कॉमन ब्रांड्स हैं, स्टीविया हो गया, सुक्राल हो गया, कैंड्रल हो गई, इनके आपको टैबलेट्स भी मिल जाती हैं, इनके आपको पाउडर्ड फॉर्म भी मिल जाती है। सो इट्स वेरी इजी टू मैनेज डायबिटीज़। आपका मीठा खाने का दिल है, आपके घर में कुछ मीठा बन रहा है, आप उसका वो पोर्शन निकलवा लें जो कि आपने खाना है विदाउट एडिंग शुगर, और उसके अंदर आप अपना शुगर का ऑल्टरनेट कैंड्रल या सुक्राल या स्टीविया का पाउडर आप जो भी यूज़ कर रहे हैं वो आप डाल के ऐड करके एक स्पेसिफिक अमाउंट के अंदर आप उस मीठे को एंजॉय कर सकते हैं। हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फ्रूट्स से अवॉइड करें। जो चीज़ें आपको फौरी तौर पे मना की जाएंगी, मीठी चीज़ें खानी छोड़ दें। ड्राई फ्रूट्स के अंदर आपको ख़ास तौर पे किशमिश, आपकी खजूरें, इंजीर, खुबानी, ये चीज़ें आपकी बिल्कुल रोक दी जाएंगी। इसके अलावा आप जो ड्राई फ्रूट्स लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं, मीठे ना हो बस। इसके अलावा अगर आपको चीनी का कोई ऑल्टरनेट चाहिए तो मैंने आपको ऑलरेडी अपने ऑल्टरनेट्स बताए हैं, आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। मार्केट भरी पड़ी है इन ऑल्टरनेट्स से एंड यू विल ऑलवेज फाइंड अ गुड ऑल्टरनेट फॉर दिस। इसके अलावा आपको बताया जाता है कि हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स के फ्रूट्स ना खाएं। हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स के फ्रूट्स हम सब के फेवरेट होते हैं, कुछ ख़ास तौर पे गर्मियों में होते हैं। अब क्या कौन से फ्रूट्स आप नहीं खा सकते? उनके अंदर आपके मैंगोज़ आ गए, आपके ख़ास तौर पे वाटरमेलन वाली साइड आ गई। ये हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फ्रूट होते हैं, इनको आप अवॉइड करें। कौन से फ्रूट्स आप नॉर्मली या रेगुलर रूटीन में खा सकते हैं? आप एप्पल खा सकते हैं, आप आड़ू खा सकते हैं। ये फ्रूट्स उस तरह के फ्रूट्स हैं जो नॉर्मल रूटीन में आप ले सकते हैं।
फ्रूट जूसेस आपको रोके जाते हैं, ख़ास तौर पे इसलिए कि चाहे वो फ्रूट जूस घर में भी बना हो, अगर आप उसके 2 सिप ले लेंगे तो पूरे दिन की आपकी जो शुगर की इंटेक है वो पूरी हो जाएगी उन 2 सिप्स के अंदर। सो कोशिश करें कि फ्रूट जूसेस ना लें, क्योंकि वो आपको एक एक्सेसिव शुगर आपके ब्लड के अंदर एक उसको हाई पे लेके जाएंगे। सो कमिंग टूवर्ड्स द फिजिशियंस डिसीजन, हमेशा आपके लिए जो डिसीजन आपका फिजिशियन ले रहा है वो आपके लिए एक बेस्ट डिसीजन है। अपने फिजिशियन को डिसाइड करने दें कि इस वक्त आप किस दवाई पे सेटल डाउन हो जाएंगे। अगेन मैं आपको यही कहूँगी कि ये नज़ला ज़ुकाम खांसी जैसी एक एक्यूट कंडीशन नहीं है, ये एक क्रॉनिक कंडीशन है। और खुदा ना खास्ता अगर शुगर लेवल्स एक्सेसिवली बढ़ते जाएं तो इंसान कोमा में भी जा सकता है, जिसको हम लोग डायबिटिक कोमा कहते हैं। बहुत सारे सिम्टम्स भी आते हैं, फ्रूटी स्मेल आनी शुरू हो जाती है आपके सांस में से, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस की तरफ चला जाता है। डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जो आपको अंदर से ख़त्म कर देती है, आपको अंदर से खा जाती है। आपकी किडनीज पे इम्पैक्ट आना शुरू होता है, आपके गुर्दे फेल होने शुरू हो सकते हैं, आपकी आंखों में कैटरेक्ट आ सकता है, आपकी आंखों में जिसको हम लोग सफ़ेद मोतिया बोलते हैं वो आपकी आंखें ख़राब होनी शुरू हो सकती हैं उससे। खुदा ना खास्ता अगर आपको किसी भी इस किस्म की कोई भी कंडीशन है ऑलरेडी और आप कोई भी कॉम्प्लिकेशन डेवलप कर रहे हैं तो प्लीज़ अपने डॉक्टर से फौरी तौर पर रब्ता करें। अब हम आते हैं डायबिटीज़ और न्यूरोपैथी की तरफ। डायबिटीज़ एक ऐसी चीज़ है जो आपके जिस्म की, आपकी बॉडी की नर्व्स को अफेक्ट करना शुरू कर देती है। नर्व्स को अफेक्ट इस तरह से करना शुरू करती है कि आपकी नर्व्स तकरीबन रिस्पॉन्ड करना बंद कर देती हैं, आपको पेन की सेंसेशन फील होनी बंद हो जाती है। अब पेन की सेंसेशन हम लोगों में से कोई भी पसंद नहीं करता, बट बिलीव यू इन मी, पेन इज़ अ ब्लेसिंग। जब आपको पेन होती है ना तो आपकी बॉडी को पता होता है, आपको ये पता चलता है कि मेरी बॉडी में कहाँ पर कुछ गलत है या कुछ चुभ गया है। लेकिन डायबिटिक बंदे को आहिस्ता आहिस्ता जब न्यूरोपैथी स्टार्ट होती हैं और जब वो अपने मल्टीविटामिन साथ नहीं ले रहे होता, ख़ास तौर पे वो मल्टीविटामिन जो आपको डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं जिसके अंदर विटामिन B12 आता है, ख़ास तौर पे B6 B12 वाला ग्रुप आता है, आपको वो डॉक्टर ने एडवाइस कर दिया लेकिन आप वो लेना शुरू नहीं कर रहे, वो आपकी नर्व्स को सपोर्ट कर रहे होते हैं बेसिकली। सो जब आप वो मल्टीविटामिन नहीं लेते, आपको न्यूरोपैथी स्टार्ट होती है, आपको पेन की सेंसेशन आपकी ख़त्म हो जाती है, छोटी सी चोट आपको लगेगी और वो तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा जब तक वो एक बड़ा अल्सर नहीं बन जाती। इसी वजह से अक्सर तौर पे आपने देखा होगा कि जिनकी डायबिटीज़ मैनेज नहीं हो रही होती उनको छोटी सी चोट लगती है और वो चोट खुदा ना खास्ता पाँव पे छोटी सी चोट लगी, पता नहीं चला और वो इतनी फैल गई कि एंड में आपको उंगली कटवानी पड़ी या पाँव कटवाना पड़ा या इवन के टांग आपको एम्प्यूटेट करवानी पड़ी। तो ये एक लाइफ लॉन्ग डिसेबिलिटी की तरफ आपको लेके जा सकती है। सो प्लीज़ अपनी डायबिटीज़ को सीरियस लें। मकसद आपको कहीं पर भी डराना नहीं है, मकसद आपको बैड कॉन्सिक्वेंसेस दिखाना नहीं है, मकसद सिर्फ ये है कि आप इसको बहुत लाइटली ना लें, सेल्फ मेडिकेशंस पे मत जाएं, डॉक्टर्स के पास जाएं, उनके हाथ में अपनी हेल्थ का डिसीजन दें और वो लिटरली आपकी डायबिटीज़ को बहुत अच्छी तरह मैनेज कर लेंगे। सो इसलिए डायबिटीज़ के साथ जो कॉमन चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए कि अगर आपको न्यूरोपैथीज़ ख़ास तौर पे डेवलप हो रही हैं या नहीं भी हो रही तब भी आपको याद रखनी चाहिए। नंबर 1, कभी भी आपने, चाहे कारपेटेड फ्लोर हो, चाहे आपके फर्श के ऊपर कालीन भी बिछा हो, कभी आपने नंगे पाँव उस कारपेटेड फ्लोर पे नहीं चलना। रीज़न क्या है इस बात की? रीज़न ये है कि अगर वहाँ पर कुछ छोटा सा भी आपके पाँव में छुपता है, आपको पेन सेंसेशन फील नहीं होगी, आपको वहाँ पर वूंड हो जाएगा और वो वूंड बड़ा हो सकता है। नंबर 2, सर्दियों में कभी भी हीटर के बहुत करीब नहीं बैठना, क्योंकि आपको न्यूरोपैथीज़ डेवलप हो रही हैं, आपको पेन की सेंसेशन फील नहीं होती, आपका पाँव अगर जल भी जाएगा आपको एहसास नहीं होगा कि आपका पाँव जल गया है। नंबर 3, जब भी आपने नेल्स काटने हैं बहुत डीप नहीं काटने, बहुत एक्सेसिवली नेल को अंदर तक करके नहीं काटना। जितना आपका नेल आपको ऊपर बढ़ा हुआ नज़र आ रहा है आपने सिर्फ उतना काटना है। अगेन रीज़न यही है कि अगर आपको कहीं पर भी हल्का सा वूंड हो गया या एक्सेसिवली कट गया आपको एहसास नहीं होगा। नंबर 4, अपने किसी फैमिली मेम्बर से रिक्वेस्ट कर लें कि हर दिन नहीं तो हर हफ्ते आपके पाँव की उंगलियों को नीचे से और पाँव की उंगलियों को दरमियान से खोल के देखें कि वहाँ पर कोई गोल निशान
या वहाँ पर कोई वाइटिश किस्म का एरिया तो नहीं बन रहा। इसका रीज़न ये है कि हम अक्सर लोग जैसे नहाते भी हैं, वज़ू भी करते हैं, दिन में 5 दफ़ा वज़ू कर रहे हैं नमाज के लिए, और पॉसिबली सर्दियों में हम लोग पाँव प्रॉपरली ड्राई किए बगैर सॉक्स पहन लेते हैं उसके ऊपर, या हमारा पाँव के वो फोल्ड्स इस तरह के हैं पाँव के नीचे जहाँ पर पानी इकट्ठा रह जाता है और स्वेट भी इकट्ठी हो जाती है। तो डायबिटिक लोगों को हमेशा फंगल इन्फेक्शंस बहुत जल्दी डेवलप होते हैं। सो इसलिए किसी फैमिली मेम्बर से रिक्वेस्ट कर लें कि वो अच्छी तरह आपकी उंगलियां खोल के भी और नीचे से भी अच्छी तरह देख लें कि वहाँ पर कोई गोल निशान या कोई फंगल लीजन तो नहीं बन रही जिसके लिए आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। अपने आसपास जो लोग किसी भी क्रॉनिक डिजीज़ से सफ़र कर रहे हैं उनका बहुत ख्याल रखें। अपने बड़ों का बहुत ख्याल रखें, उनके साथ टाइम स्पेंड करें, अपने डिजीज़ को जानें, अपने फिजिशियन के साथ अपने जो क्वेश्चंस हैं वो दिल खोल के पूछें। अगर डायबिटीज़ से रिलेटेड आपका कोई भी सवाल है जो अभी तक इस वीडियो में आंसर नहीं हो सका और आप कुछ भी पूछना चाहते हैं जो कि अभी तक हम लोग जवाब, शायद हमें तो यही लगता था कि यही कॉमन क्वेश्चंस हैं लेकिन हम लोग जवाब नहीं दे पाए, तो आप कभी भी नीचे दिए गए नंबर से हमसे रब्ता कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखें। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हेल्दी। अल्लाह हाफ़िज़।